हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जनरली आपको पूछे ही जाते हैं। सो मैं ये बता रही हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का हमारा, जिसमें आपको जो मैंने यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करवाया है, जनरली आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 100% ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जनरली आपको एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा। अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो देखना है, सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है। अगर आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब जैसे कि आपको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो जा चुकी है, जो कि थी 10 जुलाई 2022। तो जल्द से जल्द अभी चांसेस है कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स आ सकती है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि आपको पता है, डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आपका पार्ट 1 होता है, जो पेपर 1 होता है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है। तो मैं आपको बता दूं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमने आपके लिए कोर्स लेकर आया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर हम कवर करते हैं वीडियो लेक्चर्स में, जो कि आपके थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करवाते हैं, एंड देन एमसीक्यूज में हम आपको ट्रिक्स बताते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रिक्स यूज करना है। उसी तरीके से नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं नोट्स। देन मॉक टेस्ट, टोटल 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपके 400 क्वेश्चंस हम मॉक टेस्ट में कवर करते हैं। एंड देन फाइनली 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ, जो कि आपका रिवीजन का काम करती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, 100% गारंटी के साथ हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, हम आपको पास करवाएंगे, हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। तो आपको याद रखना है, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्द से जल्द आपको प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छी तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके स्केल ऑफ मेजरमेंट्स जो होती है, उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल की आपकी कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है। सो याद रखिएगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज रेशो। आपकी रेशो जो होती है, रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होती है। अब आपके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है, आपके जो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, उसके 4 टाइप्स होते हैं। आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है, नॉयर। So N for nominal, O for ordinal, I for interval and R for ratio। इस तरीके से आपको इस शॉर्ट फॉर्म से आपके 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट्स याद रखनी है। तो नॉमिनल स्केल क्या होती है, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है, आप उनको उसके फीचर्स के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करते हो, उसको कैटेगराइज करते हो। उसी तरीके से ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में आप सेम नॉमिनल की तरह करते हो, और एज वेल एज आप क्या करते हो, आपके पास जो भी डेटा है उसको एक ऑर्डर में अरेंज करते हो, आप रैंक देते हो। देन इंटरवल में आप ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हो, और इंटरवल में आपके पास जो भी नंबर्स होता है, आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो।
एंड देन याद रखिएगा इंटरवल में आपका जो 0 होता है वो आर्बिट्री होता है। आपका 0 जो होता है आर्बिट्री होता है, इंटरवल में आपके 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है। उसी तरीके से रेशो में आपके इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एज वेल एज आपका रेशो में 0 का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। इसीलिए हम रेशो को कहते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है, ये हाईएस्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है। जिस तरीके से 0 का मीनिंग होता है, मतलब जैसे रेशो में अगर हम देखेंगे कि किसी की एज 0 है, मतलब वो पर्सन, वो इंसान उस दिन पैदा हुआ था, उसकी उस दिन बर्थ हुई है। ओके, तो रेशो में आपके 0 का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। उसी तरीके से इंटरवल में आपके 0 का कुछ मीनिंग नहीं होता है, आपका 0 आर्बिट्री होता है। तो ये सारे होते हैं आपके 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट। सो 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट के सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हो रेशो में होता है, इसीलिए रेशो को हम कहते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशो। नेक्स्ट, टाइप 2 एरर इज ऑल्सो नोन एज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। सो टाइप 2 एरर होता क्या है, किस तरीके से टाइप 2 एरर ये टर्म यूज में आया है, इस टर्म का मतलब क्या होता है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सो याद रखिएगा, रिसर्चर जब अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते, रिसर्चर पहले अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते, तो रिसर्चर से हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। सो उसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स। सो उसी तरीके से एरर्स के भी टाइप होते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। सो याद रखिएगा, टाइप 2 एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। अब जैसे कि इस टेबल से आपको याद रखना है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है, और टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। तो टाइप 1 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, तो वो हो जाती है आपकी टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर कब अकर होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, फॉल्स होने के बावजूद आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तब वो हो जाता है आपका टाइप 2 एरर। ओके, क्लियर। देन अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 2 एरर कब होता है, क्योंकि टाइप 2 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तब होता है आपका टाइप 2 एरर। तो आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, इनकरेक्ट है, मतलब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये नेगेटिव है, और आपने क्या कर लिया, यहाँ पर आपका डिसीजन क्या था, इनकरेक्ट डिसीजन था, आपका डिसीजन रॉन्ग था। मतलब ये ऑलरेडी आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, लेकिन फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका जो डिसीजन था यहाँ पर ये फॉल्स था। इसीलिए टाइप 2 एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। उसी तरीके से टाइप 1 एरर का भी आप देख लीजिए, एग्जाम में टाइप 1 एरर इज ऑल्सो नोन एज, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव। अब टाइप 1 एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो ट्रू होती है, फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, तब आपका होता है टाइप 1 एरर। तो यहाँ पर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ट्रू है, मतलब ये पॉजिटिव सेंस कर रहा है, आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन आपने यहाँ पर कैसा डिसीजन ले लिया, इनकरेक्ट डिसीजन ले लिया, फॉल्स डिसीजन ले लिया, ट्रू होने के बाद भी आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपका डिसीजन फॉल्स था। तो टाइप 1 एरर को हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, एंड टाइप 2 एरर इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, टाइप 1 एरर को और हम क्या कहते हैं एंड टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं, तो ये एग्जाम में आने के चांसेस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो टाइप 2 एरर इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन पर्पस, मेजर पर्पस क्या होता है। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो फेनोमेना एग्जिस्ट करता है, जो पर्टिकुलर कोई फेनोमेना है, अगर वो फेनोमेना एग्जिस्ट करता है, उसी फेनोमेना को, अगर उस फेनोमेना पर आपके पास कोई पुरानी इंफॉर्मेशन होगी, उसी को आप एज इट इज डिस्क्राइब करते हो आपकी रिसर्च में। सो ये होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन पर्पस, मेन एम होता है कि आपके जो करंट अफेयर्स है, मतलब जो प्रेजेंट में जो आपका फिनोमेना अकर हो रहा है, आप उसको डिस्क्राइब करते हो। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एट इज एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट में जो फिनोमेना अकर हो रहा है, आप उसको
ऑब्जर्व करके आप उसको डिस्क्राइब करते हो। जैसे मान लीजिए कोई मार्केटिंग है, तो आपकी याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ज्यादातर मार्केटिंग में यूज होती है। जैसे मार्केटिंग में आपका जो शेयर है वो कम ज्यादा हो रहा है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, किसी कंपनी का प्रॉफिट आज गेन हुआ है, तो उसी को ऑब्जर्व करके आपने क्या किया, उस फेनोमेना को डिस्क्राइब कर दिया। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन पर्पस यही होता है, जो प्रेजेंट में जो फेनोमेना अकर हो रहा है, जो प्रेजेंट में जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। देन हम रिमेनिंग ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, एनालिसिस ऑफ फैक्ट। फैक्ट को एनालाइज करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज करते, लेकिन हमें इसके मेन पर्पस, मेजर पर्पस पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, इट इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। यस, हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्वांटिटी को मेजर करते हैं। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंडर आती है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च भी नंबर्स से और मेजरमेंट से रिलेटेड है। सो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी आप मेजर करते हो चीजों को, लेकिन मेन पर्पस किसी की कोई क्वांटिटी को मेजर करना नहीं होता है, बल्कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन पर्पस होता है किसी करंट अफेयर्स को आप डिस्क्राइब करते हो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, इट रिलाइज ऑन एक्सप्रेशन और ऑब्जर्वेशन अलोन। सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन नहीं करते हो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी चीजों को ऑब्जर्व कर आप उस फेनोमेना को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। सो मेन पर्पस आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का होता है, जब भी आपके करंट अफेयर्स है, जब भी आपके प्रेजेंट में फेनोमेना अकर हो रहा है, आप उसको डिस्क्राइब करते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ रिसर्च इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप आपके रिसर्च में जो भी आउटकम्स आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, उसको आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, कुछ गेसेस कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा रिजल्ट आ सकते हैं, सो उस चीज को हम क्या कहते हैं? सो उससे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव का मतलब होता है टेम्पररी स्टेटमेंट, जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है। अब टेंटेटिव स्टेटमेंट कैसा हो सकता है? मान लीजिए कोई डिसीज है, जैसे लंग डिसीज है, लंग डिसीज के अगेंस्ट मैंने कोई ड्रग फॉर्म किया। ओके, मैं क्या कर रही हूँ? लंग डिसीज के अगेंस्ट ड्रग फॉर्म कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पर एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दे सकती हूँ अपने अजम्पशंस और प्रिडिक्शंस के बेसिस पर कि XYZ अगर कोई ड्रग है, अगर आप वो लेते हो तो हो सकता है आपकी जो लंग डिसीज है वो क्योर हो सकती है। मैंने यहाँ पर कंफर्म नहीं कहा है, मैंने यहाँ पर प्रिडिक्ट करा है कि हो सकता है कि अगर आप XYZ कोई ड्रग ले रहे हो तो हो सकता है आपके जो लंग डिसीज है वो क्योर हो। सो ये होता है प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शन हम सिर्फ और सिर्फ, और रिसर्च ऑफ प्रिडिक्शन और अजम्पशन सिर्फ और सिर्फ रिसर्च हाइपोथेसिस में करते हैं, ताकि उनकी जो रिसर्च के आउटकम्स है उनको वो कुछ गेस कर सके, उस पर कोई प्रिडिक्ट कर सके। सो वो रिसर्च हाइपोथेसिस में करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए आपको गिवन है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, याद रखिएगा, रिसर्च डिजाइन को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। अब रिसर्च डिजाइन क्या होती है? जिसमें रिसर्चर प्लानिंग करते हैं कि उनके रिसर्च में किस तरीके से वो डेटा कलेक्ट करेंगे, कहाँ से सैंपल सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके से वो इंटरव्यू लेंगे, किस तरीके से उनका डेटा कलेक्ट करेंगे, किस पॉपुलेशन से वो डेटा कलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली रिसर्च डिजाइन में रिसर्चर प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से वो अपनी रिसर्च को परफॉर्म करेंगे। सो रिसर्च डिजाइन में रिसर्चर कोई प्रिडिक्शन और गेसेस नहीं करते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन बी, रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा? अगेन रिसर्च क्वेश्चन में आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। आपका क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पर आप रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, जैसे मेरा क्वेश्चन था, मैं जैसे मेरा यहाँ पर मेरा एम था कि मैं लंग्स डिसीज के अगेंस्ट ड्रग को फॉर्म करूं। सो रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा मेरा इस केस में कि XYZ जो ड्रग है, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन XYZ ड्रग्स एंड लंग डिसीज। ये ड्रग और लंग डिसीज के बीच में जो रिलेशन है वो मुझे फाइंड आउट करना है कि ये ड्रग लेने से लंग डिसीज क्योर हो रही है या फिर नहीं। सो ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन होगा। रिसर्च क्वेश्चन में मैं कोई प्रिडिक्शन और गेसेस नहीं कर सकती हूँ। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव मतलब आपका एम क्या है रिसर्च का, आप क्यों रिसर्च करना चाहते हो। सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव में अभी अगेन आप कोई प्रिडिक्शन और गेसेस नहीं करते हो। सो यहाँ पर अभी आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। So here correct option is option D, research hypothesis. Next, in which of the following non-random sampling techniques does a researcher ask participants to identify other potential research
पार्टिसिपेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें रिसर्चर पार्टिसिपेंट से कहते हैं कि तुम खुद जाओ और पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर लाओ और पार्टिसिपेंट्स को पार्ट करने के लिए कहो इस रिसर्च स्टडी में। सो वो होता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये रिसर्चर है, ये आपका रिसर्चर है। अब रिसर्चर को कोई 2 पर्सन पता थे, इन 2 पर्सन को रिसर्चर ने चूज कर लिया क्योंकि रिसर्चर यहाँ पर किस टॉपिक पर स्टडी कर रहे थे कि जो लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं। अब ड्रग लेना ये एक क्राइम है, सो जाहिर सी बात है लोग खुद से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो रिसर्चर को कोई 1-2 लोग मिल गया। देन इन 2 लोगों से रिसर्चर ने कहा कि तुम और ऐसे पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर लाओ और ऐसे पर्सन्स को कलेक्ट कर लाओ जो ड्रग कंज्यूम करते हो, जो ड्रग लेते हो। तो ये दोनों लोग क्या करेंगे और लोगों को कलेक्ट कर लाएंगे और पार्टिसिपेंट्स को ढूंढ कर लाएंगे क्योंकि जो ड्रग लेते हैं। तो इस तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिसर्चर अपने जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं कि और पार्टिसिपेंट्स को ढूंढ कर लाओ जो हमारे जो रिसर्च है उस स्टडी में और रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स कर सके। सो इस तरीके से आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हीं को रिसर्चर कहते हैं कि और पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर लाओ। सो ये होता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग ये किस तरीके से, हम इसे स्नोबॉल क्यों कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा अगर कोई हाई पॉइंट से अगर आप स्नो का जो बॉल होता है अगर आप उसको हाई पॉइंट से फेंकते हो तो ये जो स्नो का बॉल होता है अपने साथ और स्नो कनेक्ट कर लाता है और ये एक बड़ा सा बॉल बन जाता है। इसी तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है रिसर्चर के पास बहुत कम लोग होते हैं, देन यही लोग और लोगों को कलेक्ट कर लाते हैं तो ये एक बड़ा सर्कल बन जाता है, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। उसी तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग में पहले बहुत कम होते हैं, फिर इसी तरीके से स्नो जब हाई पॉइंट से नीचे उतरता है, नीचे आता है, सो वो स्नो और अपने साथ और स्नो को कलेक्ट कर लाता है। इसी तरीके से इसीलिए इस सैम्पलिंग का नाम हो गया आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो याद रखिएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स को ही कहते हैं कि खुद वो और पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर लाए। तो यहाँ पर मेजर रोल पार्टिसिपेंट्स का होता है क्योंकि वो और दूसरे पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर लाते हैं। सो उसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। बाकी कन्वीनियंस, पर्पसिव और कोटा सैम्पलिंग में मेजर रोल आपका रिसर्चर का होता है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी प्लेजरिज्म। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे हम प्लेजरिज्म कंसिडर नहीं करते हैं। तो हम 1 by 1 ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, रिप्रोड्यूसिंग इन योर पेपर अ चार्ट कंटेंट इन द ऑथर्स वर्क। आपने क्या करा, एक चार्ट था, अपने किसी ऑथर का वर्क था, उसको रिप्रोड्यूस कर दिया, फिर से एज इट इज आपने, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है फिर से आपने वही प्रेजेंट कर दिया, सो फिर से आपने वही बता दिया। सो ये आपका, ये तो प्लेजरिज्म होता है। सो इसे हम प्लेजरिज्म कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द ऑथर। आप किसी ऑथर ने कोई कंटेंट लिखा है, आप उसी कंटेंट को एग्जैक्ट वर्ड्स में लिख रहे हो, सो ये भी आपका प्लेजरिज्म होगा, मतलब आपने यहाँ पर कॉपी कर लिया, सो इसे भी हम प्लेजरिज्म कहते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑथर्स वर्क दैट इज रिगार्डेड एज कॉमन नॉलेज इन द डिसिप्लिन। सो यस, इसे हम प्लेजरिज्म नहीं कहेंगे। सो ऑप्शन सी हमें क्या बता रहा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक कॉमन नॉलेज पर बेस्ड हो, जैसे ह्यूमंस हैव 2 आईज। ओके, मतलब हम लोगों के पास, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स के पास 2 आईज होती है। सो ये एक कॉमन नॉलेज है, ये किसी को भी पता है। अगर आप ये इंफॉर्मेशन ले रहे हो, सो इसको हम प्लेजरिज्म नहीं कहेंगे। ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू लिव। ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन के बिना ह्यूमन बींग्स जिंदा नहीं रह सकते। सो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी जो नॉलेज है, ये कॉमन है। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हैं, सो इसे हम प्लेजरिज्म कंसिडर नहीं करते हैं। सो यस, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑथर्स वर्क दैट इज रिगार्डेड एज कॉमन नॉलेज इन द डिसिप्लिन। सो किसी ऑथर का वर्क अगर आप ले रहे हो जो कि कॉमन नॉलेज पर बेस्ड हो, तो उससे हम प्लेजरिज्म कंसिडर नहीं करेंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, if a positively skewed distribution has median of 50, which of the following statement is true?
इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपकी जो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपकी मीडियन की वैल्यू 50 है, देन उस केस में आपका जो कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा या फिर ट्रू होगा। सब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है आपको इस फिगर के थ्रू देखना है। सो इस फिगर में हमारा मेन फोकस पॉजिटिव स्क्यू पर होगा। पॉजिटिव स्क्यू क्या होता है, जिसमें आपकी जो टेल होती है डिस्ट्रीब्यूशन की है लेफ्ट साइड में टिल्टेड होती है और आपका जो ज्यादातर डेटा है आपका इस रीजन में लाई करता है, मतलब राइट साइड में लाई करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे कम आपकी मोड की वैल्यू होती है, देन उससे ज्यादा आपकी मीडियन की वैल्यू होगी एंड देन उससे ज्यादा आपकी मीन की वैल्यू होगी। आपको ये रिलेशन याद रखना है। अब मीडियन, हमें इस क्वेश्चन में मीडियन की वैल्यू गिवन है विच इज 50, मीडियन की वैल्यू 50 गिवन है। सो इस केस में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमें जो गिवन ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, मीन इज ग्रेटर देन 50। यस, क्योंकि मीन की वैल्यू पॉजिटिव स्क्यू में मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी, तो हो सकता है होगा ही क्योंकि मीडियन से बड़ा मीन है। सो मीडियन की जो भी वैल्यू है उससे ज्यादा मीन की होगी। सो मीन इज ग्रेटर देन 50। यस, मीन आपका जो है क्या हो सकता है, 50 से बड़ा हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, 60, 70 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। देन रिमेनिंग ऑप्शन भी देखते हैं। मीन इज लेस देन 50। नो, मीन ऑब्वियसली ग्रेटर होगा, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, मोड इज ग्रेटर देन 50। मोड ग्रेटर नहीं होगा, मोड लेस होगा, बिकॉज पहले मोड की सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव स्क्यू में, इसलिए मोड की वैल्यू ग्रेटर नहीं होगी, आपकी मोड की वैल्यू लेस देन 50 होगी। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन डी, मीन एंड मोड बोथ आर ग्रेटर देन 50। यस, मीन तो आपका जो है ये ग्रेटर देन 50 होगा, लेकिन मोड नहीं होगा। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मीन इज ग्रेटर देन 50 फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, गुड रिसर्च इज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एक अच्छी रिसर्च क्या होगी। सो याद रखिएगा जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है या फिर रिसर्च की डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखिएगा एक गुड रिसर्च, एक अच्छी रिसर्च के लिए आपको ये 3 वर्ड्स कभी नहीं भूलना है, विच इज फर्स्ट इज सिस्टमैटिक, second is scientific, third is objective. ओके, तो आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक होनी चाहिए, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। अब सिस्टमैटिक क्या होता है कि आपको आपके रिसर्च में कोई स्टेप्स, प्रॉपर स्टेप्स आपको फॉलो करना है, आप किसी भी जिगजैग मैनर में नहीं चल सकते हो। आपकी जो रिसर्च है उसमें आपको सिस्टमैटिक मैनर में रिसर्च परफॉर्म करना है, स्टेप्स फॉलो करना है, लॉजिक होने चाहिए आपके स्टेप्स में, इसीलिए हम कहते हैं गुड रिसर्च इज लॉजिकल और सिस्टमैटिक। लॉजिक किस तरीके से होना चाहिए, जैसे आप मान लीजिए कोई आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो लैब में, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड से आप रिएक्ट कर रहे हो कोई चीज, तो आपको स्ट्रॉन्ग ही लेना है, मतलब एक लॉजिक है। आप अगर स्ट्रॉन्ग से वीक को रिएक्ट करोगे तो ये लॉजिक के अनलॉजिकल हो जाएगा, ये लॉजिक नहीं होगा। सो इस तरीके से आपको कुछ लॉजिक फॉलो करना है, आपके जो स्टेप्स है आपको सिस्टमैटिक वे में आपकी रिसर्च फॉलो करनी है, कुछ स्टेप्स, कुछ प्रिंसिपल फॉलो करना है, उसमें आपके जो स्टेप्स आप यूज कर रहे हो, जो आप साइंटिफिक मैनर में यूज कर, उसका लॉजिक होना चाहिए। साइंटिफिक, जैसे साइंटिफिक वे से, साइंटिफिक प्रिंसिपल का आपको यूज करना चाहिए आपके रिसर्च में, इसीलिए हम रिसर्च को कहते हैं कि वो आपकी रिसर्च लॉजिक होंगे, लॉजिक पर बेस्ड होना चाहिए आपके। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको आपके रिसर्च में जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं आपको एज इट इज मेंशन करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई ड्रग्स पर मैं रिसर्च कर रही हूँ, सो उस ड्रग का मुझे रिजल्ट आ रहा है कि 90% पर्सन जो है, 90% पीपल जो है वो पर्टिकुलर कोई ड्रग लिया उन्होंने और वो क्योर है, लेकिन 10% जो पर्सन थे, 10% जो पीपल थे वो ड्रग लेने से क्योर नहीं हुए। तो मुझे अपने रिसर्च में इस जो रिजल्ट आ रहा है ये 10% वाला उसे भी मेंशन करना चाहिए, ना कि सिर्फ 90% वाले को। सो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब आपके रिसर्च में आपको जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसको एज इट इज मेंशन करना चाहिए, अपने जजमेंट और अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट को आगे रखकर आपको रिसर्च में ऑब्जेक्टिव्स आपके नहीं बताना चाहिए। ओके, जो रिजल्ट आ रहा है उसको एज इट इज मेंशन करना चाहिए।
जो भी आप रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो सिस्टमैटिक मैनर में आपको करना है, साइंटिफिक मैनर में आपको करना है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपके रिसर्च का और उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। इसीलिए एक अच्छी रिसर्च को हम कहते हैं कि वो लॉजिकल होना चाहिए। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉजिकल। नेक्स्ट, डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है। सो याद रखिएगा, रिसर्च में आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है, किसी भी रिसर्च में आपका फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम पहले सिलेक्ट करोगे, जब आप प्रॉब्लम को सिलेक्ट करोगे तभी तो आप रिसर्च कर पाओगे, क्योंकि रिसर्च किस चीज पर होती है, प्रॉब्लम पर ही रिसर्च होती है। जैसे किसी भी प्रॉब्लम पर आप रिसर्च कर रहे हो, कोई ड्रग के अगेंस्ट, कोई डिसीज के अगेंस्ट ड्रग फॉर्म कर रहे हो, वैक्सीन डेवलप कर रहे हो, कोई सोसाइटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम पर ही आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। सो किसी भी रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होता है क्या, आपकी प्रॉब्लम सिलेक्ट कर लो कि किस पर आप रिसर्च परफॉर्म करने वाले हो। सो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ डेटा, ये आपके लेटर स्टेप्स में आता है। समराइजिंग डेटा, ये भी आपके लेटर स्टेप्स में आता है। देन उसके बाद आप डेटा एडिट करते हो, जो भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देते हो। सो ये तीनों भी आपके लेटर स्टेप्स में आ जाएंगे रिसर्च प्रोसेस के। लेकिन रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड गिवन नहीं है। अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे क्वालिटेटिव किसी चीज की क्वालिटी बताता है। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास जो भी डेटा होता है वो टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास डेटा। और फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, फोरकास्टिंग मतलब कुछ प्रिडिक्ट करना, कुछ गेस करना। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, एजुकेटेड गेस। एजुकेटेड गेस क्या होता है कि कुछ सोच समझकर गेस करना। अब जैसे मैंने सोच समझकर ये गेस कर लिया कि जो एक पर्टिकुलर डिसीज है, उस डिसीज के अगेंस्ट मैं ये ड्रग दूंगी तो हो सकता है ये ड्रग लेने से ये डिसीज क्योर हो जाए। तो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन होंगी गेस करने के लिए, मैं अपने जो भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैंने गेस किया है वो इंफॉर्मेशन मेरे पास टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में हो जाएगी। तो उसी तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी हमारे पास डेटा होता है वो टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एजुकेटेड गेस ये आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, एग्जीक्यूटिव कमेटी कंसेंसस। एग्जीक्यूटिव कमेटी कंसेंसस का मतलब होता है कि कमेटी को बुलाया जाता है और उस कमेटी में, जैसे कोई भी कमेटी हो सकती है, उसमें 4 to 5 पीपल का ग्रुप बनाया जाता है। कोई हो सकता है उसमें किसी डिसीज के बारे में, कोई पॉलिसी के बारे में, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी उस पर्टिकुलर ग्रुप में डिस्कशन होगा, उनके लोगों के एक्सपर्ट्स के ओपिनियन जानेंगे और उसके बेसिस पर कोई कंक्लूजन पर आएंगे। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी सेंसेस में जो भी डिस्कशन होंगे, जो भी उनके ओपिनियन होंगे, वो अगेन उनके पास टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगी। तो ये भी आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड में आ जाएगा। देन ऑप्शन सी, डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड क्या होता है, जिसमें आप एक्सपर्ट से सर्वे कराते हो। एक्सपर्ट से सर्वे कराया जाता है जिसमें एक ग्रुप बनाया जाता है और उन ग्रुप में उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, जैसे कोई हार्ट स्पेशलिस्ट को आपने बुलाया है, सो उनका आपने इंटरव्यू लिया है, एक ग्रुप बनाया है, 4-5 हार्ट स्पेशलिस्ट को आपने बुलाया है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप डिस्कशन करोगे, उनके ओपिनियंस जानोगे। सो यहाँ पर क्या होता है, डेल्फी मेथड में एक राउंड बनाया जाता है जिसमें एक क्वेश्चनर प्रोवाइड किया जाता है। सारे लोगों को एक क्वेश्चनर प्रोवाइड किया जाता है और उस क्वेश्चनर में रिस्पोंडेंट्स को, जो भी एक्सपर्ट्स होंगे, उनका रिस्पॉन्स कलेक्ट करा जाता है और उनका रिस्पॉन्स कलेक्ट करने के बाद ग्रुप में डिस्कशन होते हैं उनके रिस्पॉन्स पर। सो डेल्फी मेथड में भी जो भी डिस्कशन होंगे वो टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में हो जाएंगे। सो ये भी आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, लीनियर रिग्रेशन मेथड। लीनियर रिग्रेशन मेथड में रिमेंबर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये नंबर्स के फॉर्म में होगी, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है और आप उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को आप कुछ ग्राफ में इस तरीके से स्प्रेड करते हैं। आपके पास कोई डेटा होता है, वो डेटा इस तरीके से स्प्रेड आउट रहता है एंड देन आप उसको एक लीनियर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और उसके बेसिस पे आप देखते हो कि आगे क्या होगा। आपके पास बस इतना ही इंफॉर्मेशन है, तो आप गेस करते हो। जैसे ये मार्केटिंग में ज्यादा यूज करा जाता है,
कितना प्रॉफिट हो सकता है, आगे कितना लॉस हो सकता है, ये जानने के लिए। तो लीनियर रिग्रेशन मेथड ये आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड नहीं होगा, बल्कि ये आपका क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में भी हमें यही पूछ रहा है, विच इज नॉट क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड नहीं होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लीनियर रिग्रेशन मेथड। नेक्स्ट, the steps taken to solve a problem are given below. Arrange them in a correct order. First, analyze. Second, test. Third, implement. Then evaluate, document, design, and last is develop. इस क्वेश्चन में हम रिसर्च में किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसके स्टेप्स गिवन हैं, और जो स्टेप्स हैं उनको हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सो जैसे हम रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अब मान लो मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मुझे उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मान लो मेरे पास एक प्रॉब्लम है कोविड डिसीज है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब कोविड डिसीज नहीं आई होंगी तो रिसर्चर ने उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया, उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर ने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया, कैसे फॉलो किया, कैसे सीक्वेंस में फॉलो करा, हमें वो करेक्ट ऑर्डर अरेंज करना है। अब मान लो हमने जैसे देखा अभी कोविड एक प्रॉब्लम है, देन जब ये प्रॉब्लम आई होंगी तो फर्स्ट स्टेप में रिसर्चर ने इसको एनालाइज किया होगा, उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया होगा। तो एनालाइज आपका फर्स्ट स्टेप में आया होगा। तो फर्स्ट स्टेप में एनालाइज आएगा आपका, मतलब कोविड को किस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिन जिन लोगों में कोविड डिसीज देखी गई उनको ऑब्जर्व किया होगा, उनकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही होंगी। तो एनालाइज ये आपका फर्स्ट स्टेप में आएगा। एनालाइज करने के बाद, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद देन आप उसको डिजाइन करोगे। डिजाइन आपका सेकंड स्टेप में आएगा। डिजाइन क्या होता है? डिजाइन का मतलब होगा कि आप आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, कौन कौन से मेथड्स यूज करने वाले हो, किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। आप मेथड चूज करोगे, आप प्लानिंग करोगे। डिजाइन का मतलब ये होता है कि प्लान करना, कुछ प्लानिंग करोगे आप यहाँ पर। देन डिजाइन करने के बाद आप डेवलप करोगे उस प्रॉब्लम को। डेवलप का मतलब होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है उससे क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। क्या मैं ऐसा करूँ तो उसका ये सोल्यूशन निकल कर आएगा, क्या मैं ये ड्रग बनाऊं या फिर मैं वैक्सीन बनाऊं तो ये डिसीज और ये प्रॉब्लम क्योर हो सकती है। ओके, तो मैं डिजाइन करने के बाद मैं उस प्रॉब्लम को डेवलप करूंगी। तो डेवलप आपका थर्ड पर आएगा। देन उसके बाद डेवलप करने के बाद आप उसको टेस्ट करोगे। टेस्ट आपका फोर्थ नंबर पर आएगा। ओके, मतलब आप टेस्ट करोगे, आप कुछ लोगों को वो ड्रग या फिर वो वैक्सीन देकर देखोगे कि उनमें कैसे इफेक्ट हो रहा है, टेस्ट करोगे। ओके, टेस्ट करने के बाद आप उसको डॉक्यूमेंट करोगे। डॉक्यूमेंट आपका फिफ्थ नंबर पर आएगा। डॉक्यूमेंट मतलब आपने जो भी देखा है, जैसे कि अपने कुछ पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स को आपने ड्रग देकर देखा, कुछ को वैक्सीन देकर देखा, और देखा कि उनकी बॉडी में कैसा इफेक्ट आ रहा है, क्या उन जो कोविड प्रॉब्लम है क्या उनसे क्योर हो रहे या फिर नहीं हो रहे वो ड्रग और वैक्सीन लेने से। आप ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन आप लिखोगे, डॉक्यूमेंट करोगे। डॉक्यूमेंट करने के बाद उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आप मेजर करोगे चीजों को, कितने लोग जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि ड्रग और वैक्सीन हमने दोनों देकर देखा, तो आप ये देखोगे कि कितने लोग ड्रग लेने के बाद क्योर हो रहे हैं। मान लो 70 लोग ड्रग लेने के बाद क्योर हो रहे हैं और सिर्फ 30 लोग जो है वो वैक्सीन लेने से क्योर हो रहे हैं। सो आपने यहाँ पर ये देखा कि कितने लोग क्या क्या लेने से, ड्रग लेने से और वैक्सीन लेने से क्योर हो रहे हैं। देन इम्प्लीमेंट के बाद, इम्प्लीमेंट आपका 6th पर आएगा। देन लास्ट इज इवैल्यूएट। इवैल्यूएट आपका 7th पर आएगा। मतलब आप इवैल्यूएट कर दोगे कि यस, अगर कोविड की प्रॉब्लम है तो कोविड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे वैक्सीन बनाया गया, वैक्सीन इफेक्टिव है या फिर ड्रग इफेक्टिव है, ये इवैल्यूएट कर जाएगा। तो इस तरीके से आप रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। सो करेक्ट सीक्वेंस आपको ऑप्शन ए में गिवन है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, for nominal data, the only measure of central tendency that can be applied is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, अगर आपके पास नॉमिनल डेटा है उस केस में आपको उस डेटा को मेजर करना है, देन आप कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करोगे, कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी यूज कर कर उस डेटा को मेजर करोगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, जैसे हम देखते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के 4 टाइप्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। उसमें आपको यहाँ पर गिवन है नॉमिनल।
नॉमिनल डेटा, नॉमिनल स्केल में आपके पास जो भी डेटा होगा वो आपके पास नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है, आपको ये याद रखना है, नंबर्स के फॉर्म में आपके पास डेटा नहीं होता है। आप क्या करते हो नॉमिनल डेटा में लोगों के फीचर्स के हिसाब से, कोई भी चीज के फीचर्स के हिसाब से उनको बस डिवाइड करते हो कैटेगरीज में। ओके तो जो भी इनके फीचर्स हो, जो भी सिमिलैरिटीज होंगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस से आप उनको कैटेगराइज करते हो, उनको डिवाइड करते हो। सो ये होता है आपका नॉमिनल डेटा। अब नॉमिनल डेटा को मेजर करने के लिए आप कौन से सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करोगे? सिर्फ और सिर्फ मोड। और मोड क्या होता है? मोड जैसे कि हमने देखा था अभी, मोड का मतलब होता है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा बार, मैक्सिमम बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। मोड को हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट भी कहते हैं। आपको याद रखना, मोड को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट। आपके पास जो भी डेटा होगा उस डेटा में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो मैक्सिमम बार, सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, वो आपका हो जाएगा मोड के अंदर। ओके सो उसी तरीके से मोड में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जो भी आपके पास फीचर्स होंगे, जो भी रिपीट हो रही होंगी, तो नॉमिनल डेटा को मेजर करने के लिए आप मोड का इस्तेमाल करोगे। मोड के लिए आपको जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही हो। रिमेंबर, मोड में आपको जरूरी नहीं होता है कि आपके पास सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में डेटा हो। लेकिन जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन अगर जब आप कैलकुलेट करते हो, मीन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कुछ नंबर्स होने चाहिए। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी मीडियन। मीडियन क्या होती है? आपके पास जो भी डेटा होता है उसमें जो मिडिल वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू का आप कहते हो मीन। सो यहाँ पर मीडियन में भी आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज होना चाहिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज नॉमिनल डेटा में हमारे पास जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है। सो हम इस केस में कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मोड। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मोड। नेक्स्ट, the standard error of the mean of a random sample of size 2 or more। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन में, अगर आपकी सैंपल साइज 2 और 2 से ज्यादा है तो उस केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल एन। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है difference between population mean and sample mean। ओके मतलब आपके सैंपल का मीन और जो पॉपुलेशन का मीन, उसमें कितना डिफरेंस है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आपका जो स्टैंडर्ड एरर है वो आपके जो एरर्स होंगे वो ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपका एरर होगा। ओके सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का मतलब होता है आपके जो पॉपुलेशन का मीन है और सैंपल का मीन, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन में का आपका जो फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ एन। तो यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि आपका पॉपुलेशन का जो डेटा है, पॉपुलेशन में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होंगी उसका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है। यहाँ पर कैपिटल एन का मतलब होता है आपका सैंपल साइज। ओके आपके सैंपल साइज क्या है आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं इतना 100 पॉपुलेशन है, मतलब आपके पास 100 पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में 100 मेंबर्स है, उसमें से मैं सिर्फ 50 मेंबर्स पर मैं रिसर्च परफॉर्म करूंगी, तो मतलब आपके सैंपल साइज उस केस में हो जाएंगे 50। तो इस तरीके से होता है। सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड कैपिटल एन का मतलब होता है सैंपल साइज। तो ये सब हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, उसके सारे हमने टर्म्स देख लिए उसके फॉर्मूले के। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है सैंपल साइज। सैंपल साइज की आपको वैल्यू गिवन है, क्या हो सकती है? 2 हो सकती है या फिर 2 से ज्यादा हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सैंपल साइज की इंफॉर्मेशन जो भी हमें गिवन है वैल्यू वो पुट कर देंगे। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू जैसे मैं अज्यूम कर लेती हूँ, मेरे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन है उसकी वैल्यू 10 है, सिग्मा मेरे पास 10 है। अंडर रूट ऑफ, जैसे हमें गिवन है सैंपल साइज 2 हो सकती है या फिर 2 से ज्यादा हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है 2 के बाद। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 4 ले लिया, तो 10 अपॉन 2, तो यहाँ पर मेरी हो गई जो मेरा स्टैंडर्ड एरर मीन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी 5। मतलब अगर मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन की वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली मेरा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की जो वैल्यू आएगी वो
स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन से कम आएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन का वैल्यू मैंने क्या लिया था, यहाँ पर 10 लिया था, और मेरा जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आ रहा है उसकी वैल्यू 5 आ रही है। मतलब जितना स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन की वैल्यू आप जितनी ज्यादा लोगे उतना आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कम हो जाएगा। जितना ज्यादा, जैसे मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन की वैल्यू ज्यादा ली थी और मेरा जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आ रहा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन से इसकी वैल्यू कम आ रही है। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इज ऑलवेज लोअर देन दी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब आपका जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू होगी वो स्टैंडर्ड एरर से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इज ऑलवेज लोअर देन दी, आपकी जो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की वैल्यू ऑलवेज कम होगी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द स्टेप्स गिवन बिलो इन द प्रॉपर ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। इस क्वेश्चन में हमें सैंपल को सिलेक्ट करने के कुछ स्टेप्स गिवन है और हमें उन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। अब सैंपल क्या होता है, जैसे आपको पता है पॉपुलेशन का सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन का सबसेट। मतलब पॉपुलेशन का जो कुछ पॉपुलेशन होती है आपका, उसके कुछ पार्ट पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, कुछ पार्ट लेते हो जो कि आपका सैंपल बन जाता है और उस पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। तो सैंपल आपके पॉपुलेशन का सबसेट होता है। अब आप सैंपल को कैसे चूज करोगे, हमें स्टेप बाय स्टेप सैंपल्स को चूज करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं और उन स्टेप में आप आपके सैंपल्स को चूज करते हो। तो सैंपल सेलेक्ट करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप में आपकी पॉपुलेशन को डिफाइन करना होता है। सो डिफाइनिंग द पॉपुलेशन आपका फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा। अब पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करोगे, अब मान लो मैं ऐसी पॉपुलेशन चूज करूंगी जो स्मोकिंग करे, क्योंकि मुझे स्मोकर्स पर स्टडी करना है, जो स्मोकिंग करते हैं, मुझे ये देखना है स्मोकिंग करने से ह्यूमन बॉडी में कैसा इफेक्ट होता है, क्या 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 डिसीज हो सकती है जो लोग स्मोकिंग करते हैं। तो मैं कैसी पॉपुलेशन डिफाइन करूंगी, जो स्मोकिंग करते हैं उन्हीं लोग को चूज करूंगी अपने पॉपुलेशन में। सो आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आपकी पॉपुलेशन को डिफाइन कर दिया। देन सेकेंड स्टेप में आप सैम्पलिंग फ्रेम डेवलप करोगे। तो सैम्पलिंग फ्रेम आपका सेकेंड आ जाएगा। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है, आपने पॉपुलेशन ले लिया एंड देन आप क्या करते हो, एक लिस्ट बनाते हो और लिस्ट में आपकी जो पॉपुलेशन में जो सारे मेंबर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन लिखते हो, उनका पर्टिकुलर आप नेम मेंशन करते हो, उनका इंफॉर्मेशन लिखते हो। तो ये होती है आपकी सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम एक लिस्ट होती है जिसमें आप आपके पॉपुलेशन के जो भी मेंबर्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन लिखते हो। देन सैम्पलिंग फ्रेम डेवलप करने के बाद उसके बाद आप सैंपल साइज सिलेक्ट करते हो। तो सैंपल साइज आपका थर्ड स्टेप में आ जाएगा, डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। अब सैंपल साइज क्या होता है कि आप कितने लोगों को सिलेक्ट करने वाले हो। अब मान लो आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें 100 लोग हैं, टोटल 100 मेंबर्स है, और आप क्या करोगे, आपका जो सैंपल साइज होगा आपको करना है 50 लोगों पर रिसर्च, क्योंकि आप पूरी पूरी पॉपुलेशन पर रिसर्च नहीं कर सकते हो, इट इज वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। ओके, तो आप क्या करते हो, पॉपुलेशन के कुछ ही पार्ट पर, मतलब कुछ ही लोगों पर रिसर्च करते हो। तो सैंपल साइज मतलब आप कितने लोगों पर रिसर्च करने वाले हो। तो थर्ड स्टेप में आपका हो जाएगा सैंपल साइज। सैंपल साइज सिलेक्ट करने के बाद आप उसके बाद आप सैम्पलिंग मेथड चूज करोगे कि किस मेथड से आप सैंपल परफॉर्म करोगे। जैसे अब मैंने सैंपल साइज सिलेक्ट कर लिया कि मैं 50 लोगों पर रिसर्च करूंगी। देन कौन से मेथड से, क्या मैं प्रोबेबिलिटी लूंगी या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी, मतलब मैं रैंडमली सैंपल सिलेक्ट कर लूंगी या फिर अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के बेसिस पर सैंपल्स को सिलेक्ट कर लूंगी। सो स्पेसिफाइंग सैम्पलिंग मेथड ये आपका फोर्थ पर आ जाएगा। एंड लास्ट आपका हो जाएगा सिलेक्टिंग सैंपल। देन आप सैंपल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये हो जाएंगे आपके करेक्ट ऑर्डर सैंपल्स को सिलेक्ट करने के लिए। सो ये ऑर्डर आपको ऑप्शन सी में गिवन है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, if alpha is equals to 0.05 and beta is equals to 0.10, the power of that hypothesis test is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपके अल्फा की वैल्यू 0.05 है एंड बीटा की वैल्यू 0.10 है, देन इस केस में आपकी पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट की वैल्यू क्या होगी। पावर ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी दैट द करेक्टली reject the null hypothesis। मतलब कितने परसेंट चांस है, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, कितने चांस होगा कि आप करेक्टली आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो। करेक्ट वे से आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, ये कितने परसेंट चांस होगा, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट। अब पावर ऑफ
हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा। 1 माइनस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 0.10, सो 1 माइनस 0.10 होता है आपका 0.90। रिमेंबर इस क्वेश्चन में बस आपको कंफ्यूज करने के लिए अल्फा की वैल्यू गिवन है। ओके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा, सो 1 माइनस 0.10 अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपका आंसर हो जाएगा 0.90। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.90। तो पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है कि कितने % चांस है कि आप आपके नल हाइपोथेसिस को करेक्ट वे से रिजेक्ट कर रहे हो। तो इस केस में आपका 90% ये चांस होगा कि आप आपके नल हाइपोथेसिस को करेक्ट वे से रिजेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.90। नेक्स्ट, नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिमेंबर सैम्पलिंग में दो टाइप के एरर होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग एरर और नेक्स्ट होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है, आपके जो सैंपल्स है, आपने जो भी सैंपल लिया होगा वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। ओके आपने ऐसे सैंपल चूज कर लिया है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब मान लो आपको स्मोकर्स पर स्टडी करना है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन पर स्टडी करने, और आपने ऐसे सैंपल्स ले लिया जो लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा, आपका रिजल्ट तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट आ जाएगा इस केस में। तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है, आपने ऐसा सैंपल सेलेक्ट कर लिया जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, जिसमें अगर आप जो सैम्पलिंग मेथड्स यूज करते हो, सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो, उस टाइम पर आपसे जो मिस्टेक्स हो जाती है वो होगा आपका नॉन सैम्पलिंग एरर्स में। जैसे आपके जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट ने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, आपने जो इंटरव्यूज कंडक्ट किया होगा, इंटरव्यूज के थ्रू जो आप लोगों से रिस्पॉन्स ले रहे हो, आपने कुछ रिकॉर्डिंग में आपने जो आप रिस्पॉन्स उनके रिकॉर्ड कर रहे हो, आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी, डेटा कलेक्ट करने के टाइम पे आपसे कुछ मिस्टेक हो जाएगी, तो ये आपके नॉन सैम्पलिंग एरर में आएगा। तो नॉन सैम्पलिंग एरर को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं कि जब हम हमारा सैंपल साइज ज्यादा लेंगे तब आप हो सकता है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स कम हो जाए। अब मान लो जैसे 100 पॉपुलेशन है, 100 पॉपुलेशन में से आपने 90 सैंपल्स ले लिया, 100 पॉपुलेशन में टोटल 100 मेंबर्स है और 100 में से आपने 90 मेंबर्स ले लिया और उन पर स्टडी परफॉर्म करा जो कि आपका सैंपल है। इस केस में आपका सैंपल साइज बहुत ज्यादा लार्ज है, मतलब जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज लार्ज होगा उतना ज्यादा आपके रिजल्ट जो होंगे वो एक्यूरेट हो जाएंगे। ओके इस केस में आपकी जो स्टडी होंगी वो 90% रिजल्ट आपके करेक्ट हो जाएंगे, 90 to 92% आपके रिजल्ट होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। मतलब जितने ज्यादा आपके सैंपल साइज होगी उतने ज्यादा आपके नॉन सैम्पलिंग एरर्स के चांसेस, एरर्स होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is known that the amount of apple juice found in a 500 ml bottle is uniformly distributed between 495 ml and 510 ml. What is the probability that a randomly selected bottle of apple juice contains more than 500 ml of juice? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक एप्पल जूस की बॉटल है और वो बॉटल 500 ml की बॉटल है। ओके और उस 500 ml के बॉटल में एप्पल जूस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 495 ml से लेकर 510 ml के बीच में आपका एप्पल जूस उस बॉटल में फिल होगा। क्योंकि मशीन के थ्रू एप्पल जूस फिल किया जा रहा है तो जरूरी नहीं है हर बार एग्जैक्टली 500 ml ही फिल हो, कम ज्यादा हो सकता है। तो वो रेंज आपको गिवन है 495 ml से 510 ml। अब इस केस में हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर मैं रैंडमली किसी भी बॉटल को मैं चूज कर रही हूँ, तो मैं अगर कोई बॉटल को, मैं कितने बॉटल ऐसे चूज करूंगी, कितने बॉटल ऐसे होंगे जिसमें 500 ml से ज्यादा जूस मुझे मिलेगा। ओके हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर इस केस में हम क्या करेंगे, पहले रेंज लिखेंगे कितने के कितने बीच में आपका एप्पल जूस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर आपको रेंज गिवन है 495 से आपका रेंज 510 ml तक है। अब इस वैल्यू के बीच में आपकी 500 ml, क्योंकि बॉटल टोटल कितने की है 500 ml की है, सो 500 ml यहाँ पर लाई करेगा। ओके तो यहाँ पर आपका हमने रेंज लिख लिया। अब इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करने हैं कि ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, कितने चांस होंगे कि मैं ऐसे रैंडमली बॉटल को सिलेक्ट करूं जिसमें 500 ml से ज्यादा मुझे जूस मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जूस ग्रेटर देन 500 से ज्यादा जूस कितनी बॉटल में होगा, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपके जो मतलब
500 से ज्यादा लेना है मुझे। ओके, सो 500 से ज्यादा कौन से रेंज में आएगा, ये वाला रेंज फॉलो करेगा। सो 510 माइनस 500, क्योंकि मुझे 500 से ज्यादा जूस चाहिए बॉटल में, तो ये आ जाएगा आपका। देन आपको टोटल रेंज आपको लिखना है। टोटल रेंज क्या है, 510 माइनस लोएस्ट वैल्यू 495। देन आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ये हो जाएगा 10/15। 10/15 करने पर 2 5 एंड सॉरी 5 2 10 एंड 5 3 15। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, आंसर हो जाएगा आपका 0.667। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो 66% प्रोबेबिलिटी और 66% चांसेस ये है कि अगर मैं कोई भी रैंडम बॉटल को सिलेक्ट करूंगी उसमें मुझे 500 ml से ज्यादा जूस मिलेगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.667। नेक्स्ट, फॉर अ नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विद अ सिंगल मोड, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, सो उस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हो गए। अब नेगेटिव स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूड क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। सबके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपका डेटा। ओके, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप इसको बीच से कट कर दोगे तो लेफ्ट साइड की जो इमेज है और राइट साइड की जो इमेज है एक दूसरे की ये मिरर इमेज हो जाएंगे, जिसमें आपके जो मीन, मीडियन एंड मोड तीनों भी एक दूसरे से इक्वल होते हैं, तीनों भी सेम ही पॉइंट पे लाई करते हैं। सो ये आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये केस होता है कि तीनों एक दूसरे से इक्वल होंगे। ओके, देन पॉजिटिव स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होगा, कुछ इस तरीके से आपका पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, जिसमें सबसे छोटा मीन मोड होता है, फिर उसके बाद मीडियन एंड लास्ट सबसे लार्ज वैल्यू आपकी मीन की होती है। तो ये आपका पॉजिटिव स्क्यूड में होता है। और नेगेटिव स्क्यूड में क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूड में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट साइड पर टिल्टेड होगा, जिसमें आपके सबसे छोटी मीन होता है, देन उससे बड़ा आपका मीडियन होता है एंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू आपके मोड की होती है। तो ये केस हमें ऑप्शन बी में गिवन है, मीन इज लेस देन इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन इक्वल टू मोड। तो नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन एंड मोड कुछ इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, suppose a finite population contains 7 items and 3 are selected at random without replacement, then all possible samples will be। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, आपके पास एक पॉपुलेशन है, उसमें टोटल 7 आइटम्स है, मतलब 7 आप मान लो कि 7 मेंबर्स है, 7 में से आपने 3 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया जो कि आपका सैंपल बन गया। और आपने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपने एक बार सैंपल सिलेक्ट कर लिया तो उनको पॉपुलेशन में नहीं भेजा है, उस तरीके से आपने सैंपल सिलेक्ट कर लिया। तो इस केस में कितने पॉसिबल चांसेस होंगे आपके सैंपल सिलेक्ट होने के, कितने आपके टोटल सैंपल सिलेक्ट होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको याद रखना है कैपिटल एन आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल एन हम सैंपल के लिए यूज करेंगे। ओके, और जब प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन आता है तो उस केस में आपको फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल एन मतलब पॉपुलेशन, सी मतलब चूज, आप पॉपुलेशन में से कितने सैंपल को चूज करोगे और ये स्मॉल एन, कुछ इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन कितनी है, टोटल 7 है आपकी पॉपुलेशन में मेंबर्स, और आपने चूज 3 को चूज कर लिया, 3 लोगों को, 3 मेंबर्स को चूज कर लिया, 3 आइटम्स को चूज कर लिया आपने, तो ये हो गया आपका ये फॉर्मूला। देन फॉर्मूला होता है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। ओके, सो यहाँ पर आपका 3 एंड 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। देन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल का हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो यहाँ पर 4 एंड 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, देन 3 1 जा 3 2 जा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रह गया, 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 हो जाता है आपका 35। देन यहाँ पर आपका कितने सैंपल सिलेक्ट होने के पॉसिबल चांसेस हो गए, 35 आप सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 35। नेक्स्ट,
इन केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द एक्सट्रीम वैल्यूज लाइज इन द, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, ज्यादातर वैल्यूज किस रीजन में लाई करती है, कि लेफ्ट टेल में लाई करती है, राइट टेल में, मिडल में, या फिर कहीं भी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि इस डायग्राम को आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। एग्जाम में आपको इस डायग्राम का अगर आप याद रखोगे तो एग्जाम में आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इस टॉपिक पे आपको एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये डायग्राम प्रॉपरली याद करके अच्छी तरीके से याद कर जाना है। सो पॉजिटिव स्क्यू एंड नेगेटिव स्क्यू में हम डिफरेंस भी देख लेते हैं इसी डायग्राम में। सो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेल होती है ये लेफ्ट साइड में झुकी हुई होती है और नेगेटिव में राइट साइड पर। पॉजिटिव स्क्यू में जैसे मैंने आपसे कहा था, मोड की सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है, देन मीडियन एंड देन मीन। उसी तरीके से नेगेटिव में सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है आपकी मीन, देन मीडियन एंड देन लास्ट इज मोड। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि आपका जो पॉजिटिव स्क्यू है उसमें आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब ज्यादातर वैल्यूज आपकी किस रीजन में लाई करती है, सो राइट टेल में। सो टेल क्या होता है, आपकी ये जो एंड में लाई कर रही है, एंड पर जो लाई कर रही है उसे हम टेल कहते हैं। तो टेल आपका जो आप देख रहे हो यहाँ पर राइट साइड में ज्यादा झुका हुआ है, मतलब राइट साइड में जो आपका ज्यादातर डेटा, ज्यादातर वैल्यूज आपकी राइट साइड में लाई कर रही है, इसीलिए तो आपका जो मीन है ये इस रीजन में लाई कर रहा है। मतलब आपकी जो एवरेज वैल्यू है, मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू आपका इस रीजन में लाई कर रहा है। क्यों इस रीजन में आपका मीन लाई कर रहा है, बिकॉज इस रीजन में आपका ज्यादातर डेटा इस रीजन में, आपका एक्सट्रीम वैल्यूज आपकी इस रीजन में है। सो याद रखिएगा पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है वो राइट टेल पर प्रेजेंट होती है। उसी तरीके से नेगेटिव स्क्यूब में आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज होगी ये लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट टेल पर होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो जो मीन है ये लेफ्ट साइड पर है, क्योंकि ज्यादातर आपका डेटा इस रीजन में है, इसीलिए मीन की मतलब एवरेज वैल्यू ज्यादातर इस रीजन में ही लाई कर रही है, इसलिए आपका मीन इस रीजन में फॉल कर रहा है। ओके, सो याद रखिएगा पॉजिटिव स्क्यू में आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब ज्यादातर वैल्यूज आपकी किस रीजन में लाई करेगी, राइट टेल। राइट टेल पर आपकी ज्यादातर वैल्यूज राइट टेल पर पॉजिटिव स्क्यू में लाई करेगी और नेगेटिव स्क्यू में लेफ्ट टेल पर। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। पॉजिटिव स्क्यू में आपकी राइट टेल पर ज्यादातर वैल्यूज लाई करेगी। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।